Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am and today we are going to start with the lecture number 6 of human reproduction. और आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी तक हमने बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, हमने फीमेल में गेमीटोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने मेल्स में गेमीटोजेनेसिस पढ़ लिया. वी हैव डिस्कस्ड द बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. अब हम बेटा एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में देखो, हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया तो हमने बोला था रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले गेमीटोजेनेसिस होनी चाहिए, हमने कर लिया. इंसेमिनेशन होना चाहिए, वो आज हम देखेंगे बेटा कैसे इंसेमिनेशन हो रहा है, इंसेमिनेशन के वक्त में क्या क्या हो रहा है. उसके बाद होता है क्या बेटा फर्टिलाइजेशन, तो वो आज हम देखेंगे क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बेटा फर्टिलाइजेशन का. अरे यार टॉपिक्स टू बी कवर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको चेंज कर लेते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है. एक सेकंड, इसको बेटा काटा जाए और इसको इस कलर से, यार एक तो बेटा ना ये कलर मैच करना ना बड़ा दिक्कत है. ये रहा, चलो कलर मिल गया हमको. अरे भाई इसको थोड़ा मिटा दिया जाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह आज का हम टॉपिक लिख देते हैं. आज का टॉपिक होने वाला है बेटा फर्टिलाइजेशन. देखते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं. फर्टिलाइजेशन हम टॉपिक रखते हैं आज का, ठीक है. आज थोड़ी हमें ऐसी चीज भी पढ़नी पड़ सकती है बेटा जो एनसीईआरटी में, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते वक्त में, कि आज हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी पड़ सकती है बेटा जो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दी नहीं हुई है. लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एनसीईआरटी में पेपर बेटा नीट में बेटा, एनसीईआरटी में पेपर नहीं, नीट में पेपर बेटा जो आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ठीक है. लेकिन कुछ चीजें बेटा समझाने के लिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए बेटा हमें कई बार कुछ अतिरिक्त चीजें आपको बतानी पड़ती है. हम बहुत ज्यादा अतिरिक्त में नहीं जाएंगे, बट हाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जहां मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ी बेटा सुन लेना. आई होप कि आप लोग मुझ पे ऑफ कोर्स ट्रस्ट करते हो और आप इस चीज को समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है. फिर एट द एंड ऑफ द डे बेटा आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी भी आपके लिए सुपर मक्खन क्लियर हो जाएगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज बेटा फर्टिलाइजेशन. अच्छा, फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए बेटा सबसे पहली बात तो कि क्या हर वक्त जब कॉप्यूलेशन होता है, हर वक्त हर कॉप्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, हर क्वाइटस के वक्त में जो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, जो इंसेमिनेशन होगा, क्या हर बार इंसेमिनेशन होने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर वक्त इंसेमिनेशन होगा, जिस वक्त भी इंसेमिनेशन होगा उस वक्त प्रेगनेंसी हो जाएगी. ऑल कॉप्यूलेशंस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं कि हर कॉप्यूलेशन से प्रेगनेंसी होगी ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज प्रेगनेंसी तो तभी होगी जब स्पर्म और ओवम का मिलन होगा, और स्पर्म और ओवम का मिलन होगा इसको एंश्योर हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक ही टाइम पर ओवम जिस जगह पे मौजूद है, किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है? एम्प्यूला. अभी सिर्फ कहानी बता रही हूं, एक पिक्चर बता रही हूं कि भाई जिस जगह पे आपका ओवम प्रेजेंट है उसी सेम जगह पे स्पर्म भी अगर उस वक्त पहुंच जाए, एक साथ साइमल्टेनियस दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होगा जब, तभी बेटा फर्टिलाइजेशन होगी. अगर दोनों एक साथ नहीं पहुंच पाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. तो साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू द एम्प्यूला रीजन इज अ मस्ट. इसीलिए तो बेटा अब ओवम का टाइम पीरियड क्या है, ओव्यूलेशन का डे तो आप कैलकुलेट ना करना सीख चुके हो कि कैसे पता चलेगा कि किस वक्त में ओव्यूलेशन हो रही है. वो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. तो हमें पता है कि भैया मंथ के इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड है कि ओवम रिलीज हो रहा होगा और वो एम्प्यूला वाली रीजन में आएगा. अगर उस वक्त में स्पर्म भी साइमल्टेनियसली पहुंच जाए तभी प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगी. तभी फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी नहीं, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी. पहले तो मैं ये वाली लाइन लिखती हूँ और उसके बाद बेटा मैं आपको फर्टिलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें थोड़ी सी अतिरिक्त बातें मुझे बतानी पड़ सकती है, बट डोंट वरी बेटा सब कुछ रेलेवेंट ही है, ठीक है. देखो क्या बोला बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉट ऑल कॉप्यूलेशंस लीड टू, not all copulation lead to fertilization or pregnancy basically, और प्रेगनेंसी, ठीक है.
फॉर प्रेगनेंसी टू अकर, फॉर प्रेगनेंसी टू अकर simultaneous transportation of sperm as well as ovum is needed to the ampulla region. अब बेटा अगेन फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक डेटा मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब जब बेटा फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन होता है, ये आपको मैं वो याद दिलाना चाहती हूं जो हमने डेटा बेटा पढ़ा था जब मैं आपको सीमन के बारे में बता रही थी। जब जब बेटा इंसेमिनेशन होता है तो हमने पढ़ा था कि एक इजैक्यूलेशन होने पर अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी मेरे बच्चों, यस आपको जानकर क्या हैरानी होगी बताती हूं, एक सेकेंड। मिलियन स्पर्म्स, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज्ड, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज्ड। लेकिन बेटा इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से ओनली अराउंड बेटा 200 से 300 स्पर्म्स रीचेस close to oocyte। आप सोच के देखो बेटा कि इंसेमिनेशन हुआ तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं बेटा एक टाइम इंसेमिनेशन होने पर। लेकिन इतने स्पर्म रिलीज होने के बाद भी इतने स्पर्म्स बेटा वेजाइना में रिलीज हुए, बट स्पर्म बेटा सिर्फ 200 से 300 ही पहुंच पाता है टुवर्ड्स द oocyte। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही एक नॉर्मल फिनोमिना है जो आप एवरीडे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। आप पूछो कैसे? बेटा देखो कितने सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, बट उस लाखों में से सिर्फ कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। आप बोलोगे मैम आप तो हमारी दुखती रथ पे हाथ डाल रही हो मैम। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नीट का जो एग्जाम है उसके लिए करनी पड़ती है तैयारी, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, और उसके लिए होना चाहिए डेडिकेशन, उसके लिए होना चाहिए बेटा कंसिस्टेंसी, और बहुत सारे फैक्टर्स जो एक साधारण बच्चे को उस लायक बना देती है जिससे वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर दे और ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में डॉक्टर बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? आप बोलोगे यस मैम। अब बेटा तुम्हारे को प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, तुम्हारे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो तुम बेटा, अब जो बच्चे सच में कर रहे हैं वो अपने से रिलेट कर पाएंगे कि आज से 2 साल पहले जो तुम थे अब तुम वैसे नहीं हो, क्योंकि तुमने बेटा ये 2 साल 11वीं और 12वीं में अगर तुमने तैयारी करी है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तुमने आलस को त्याग दिया, तुमने अपनी नींद को त्यागा, तुमने बेटा बहुत सारे फेस्टिवल्स में हो सकता है कि कम एंजॉय का मतलब है कम टाइम स्पेंड करना चालू किया। तुमने अपने रिश्तेदारों की बेटा शादी वादी में जाना छोड़ दिया। जिसने अभी तक नहीं छोड़ा है तो समझ लो बेटा कि तुम्हें वो चेंजेस नहीं हुए हैं, फिर गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर चेंजेस आए, वो चेंजेस आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि तुम नीट का एग्जाम क्वालिफाई करो। जिनमें वो चेंजेस आ गए ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स सब कुछ सही रहा तो वो बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। जिनमें वो चेंजेस नहीं आए वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इन द सेम वे बेटा इतने मिलियन स्पर्म होने के बावजूद क्यों सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ही oocyte के पास पहुंच पाते हैं? और इसके बाद का भी अगर आप डेटा देखो कि इतने स्पर्म्स पहुंचने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म रेस जीतता है। जीतेगा तो सिर्फ एक, पहुंचे इतने सारे, लेकिन इतने सारे बेटा अगर इनमें से तुम परसेंटेज निकालो तो बहुत ही कम परसेंटेज बेटा तुम्हारी पहुंच पाई है oocyte के पास। क्यों? क्योंकि बेटा जिनमें वो चेंजेस हो गए थे, जो अपने अंदर वो चेंजेस को ले आया था कि वो oocyte तक पहुंच पाए, सिर्फ वही पहुंच पा रहे हैं, बाकी सारे नहीं पहुंच पा रहे, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। इनमें से भी सिर्फ एक ही स्पर्म रेस जीतता है जो oocyte को फर्टिलाइज करता है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए जो चेंजेस होते हैं, ये क्या चेंजेस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए बेटा आपको क्या क्या समझना जरूरी है? फर्टिलाइजेशन जो होती है, अरे भाई देखो बोर्ड को बेटा मौत ना आए ऐसा हो नहीं सकता।
फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम बेटा कितने स्टेप्स का यूज करेंगे, हम व्हाइट कलर से बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहली जो रिएक्शन, जो सबसे पहली चीज होती है बेटा फर्टिलाइजेशन में, जस्ट अ सेकेंड बेटा, कुछ फ्लो चार्ट्स पहले मैं लिख देती हूँ, मतलब कुछ नंबरिंग मैं कर देती हूँ। आई थिंक देयर विल बी टोटल 5-6 स्टेप्स, 4, 5 एंड 6, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी बेटा कि कैपेसिटेशन, आई थिंक 6 ही स्टेप्स है। सबसे पहली जो चीज मैंने लिखी हुई है बेटा दैट इज कैपेसिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपको स्पर्म को केपेबल बनाना है, आपको स्पर्म को उस लायक बनाना है कि वो oocyte को फ्यूज कर पाए। स्पर्म को उस लायक बनाने के लिए कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वो जो चेंजेस हो रहे होते हैं स्पर्म को लायक बनाने के लिए उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। तुम्हारी भी कैपेसिटेशन हो रही है ताकि तुम उस लायक बन पाओ कि तुम नीट एग्जाम दे पाओ। तुम्हारी क्या हो रही है बेटा, कैपेसिटेशन। तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं जिससे तुम नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। स्पर्म में भी कुछ चेंजेस आएंगे ताकि बेटा वो oocyte के लिए क्वालिफाई हो पाए और उसको पेनिट्रेट कर पाए। दैट इज नंबर 1। बताऊंगी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज नंबर 1 स्टेप कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। फिर बेटा स्पर्म oocyte को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि हाँ हम एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है बेटा कि किसी भी स्पीशीज का स्पर्म किसी भी स्पीशीज के ओवम को फ्यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ हम लोग भाई ब्रीडिंग टेक्निक से ऐसा कभी कभी कर देते हैं, बट नेचर ने एक बैरियर डाला हुआ है कि भैया एक स्पीशीज का स्पर्म अपने ही स्पीशीज के ओवम से फ्यूज करेगा, ना कि किसी और से। तो आपस में बेटा एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी तो करने चाहिए, पहचानने भी तो चाहिए। तो एक दूसरे को पहचानते हैं और पहचानने के लिए जो रिएक्शन हो रही होती है बेटा उसे बोला जाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। अब बेटा वो पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद स्पर्म अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है और फिर ओवम की वॉल या oocyte की वॉल के थ्रू पेनिट्रेट करता है, ठीक है, oocyte की वॉल के थ्रू पेनिट्रेट करता है। तो एग्लूटिनेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज हो रही होती है, एंजाइम की रिएक्शन हो रही है, इसे बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि एक्रोसोम की सारी एंजाइम्स रिलीज होंगी और वो बेटा oocyte की वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। नंबर 4 क्या होगा बेटा, एंजाइम्स रिलीज हो गई, स्पर्म की वॉल से आप गुजर गए, सॉरी oocyte की वॉल से आप गुजर गए। नेक्स्ट होगा, अच्छा गुजरने में एक और चीज होगी, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन, ये मैं अभी आपको बताऊंगी बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है। व्हाट आई थिंक 5 स्टेप्स में ही है, 6 नहीं है। फर्टिलाइजेशन कोन क्या होता है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन मतलब oocyte जो होती है वो स्पर्म को अब रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है आगे पढ़ाते वक्त में, ठीक है। फिर ऑफकोर्स बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कोन हो जाएगी, फिर हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट बन जाएगा जाइगोट, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा बेटा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट हो जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आपका जाइगोट बन जाएगा। बेसिकली इन्हीं स्टेप्स के थ्रू बेटा हमें पूरे इस फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले हम कहां से चालू करेंगे बेटा, कैपेसिटेशन से। हमें ये देखना है कि कैपेसिटेशन यानी स्पर्म को लायक बनाने के लिए उसमें कौन कौन से बदलाव हमें करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालोगे मेरे बच्चों, क्या, कैपेसिटेशन, कि क्या क्या हो रहा होता है कैपेसिटेशन में। यार भाई बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है यार, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, ठीक है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं, द चेंजेस which occur in the sperm, the changes which occur in the sperm which makes it capable मेरे को केपेबल की स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही है, सही है, केपेबल ऑफ
फर्टिलाइजिंग एंड oocyte। और oocyte वर्ड बार बार क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी ओवम बना नहीं है। ओवम तब तक नहीं बनता जब तक कि स्पर्म oocyte को टच ना करे। जब तक बेटा oocyte से स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये बात तो सबको समझ में आती है, राइट। तो अभी ओवम नहीं बना है, अभी oocyte स्टेज में ही है। अब बेटा इसमें कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं पहले मैं लिख रही हूं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ओहो बेटा समथिंग इज इरिटेटिंग। तो नंबर 1 पहले लिखवा देती हूँ फिर समझा रही हूँ। रिमूवल ऑफ सर्टेन glycoproteins, removal of certain glycoproteins, cholesterol from the surface of sperm. Number 2, entry of calcium ions in sperm, which helps in whiplash tail movement. Whiplash tail movement. And number 3, dilution of decapacitation factors। अभी मैं आपको समझाती हूं। पहला पॉइंट हमने लिख के रखा है बेटा कि एक स्पर्म को अगर आपको केपेबल बनाना है कि वो इस लायक बन जाए कि वो oocyte को फर्टिलाइज कर पाए, तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसा आपने स्पर्म का बेटा हेड बनाया होगा, हेड में ऐसे न्यूक्लियस बनाया होगा और ऊपर ऐसे बेटा न्यूक्लियस के कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें कि एंजाइम्स भरे हुए हैं, जिसे आपने क्या बोला, एक्रोसोम। अब बेटा अगर अभी मैंने स्टेप्स में जो लिखवाया है उसमें एक स्टेप मैंने ये लिखवाया है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन का क्या मतलब था कि एक्रोसोम के अंदर से एंजाइम्स रिलीज होंगे और वही एंजाइम्स बेटा oocyte के थ्रू पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। भाई इस एक्रोसोमल कंटेंट का इसके अंदर जो बेटा एंजाइम्स भरे पड़े हैं, ये एंजाइम्स तभी रिलीज हो पाएंगे ऑफ कोर्स जब तुम इसे अलाउ करो। ये अपने आप तो रिलीज नहीं हो रहे, मतलब जब तुम इसे अलाउ करोगे बेटा तभी ये एंजाइम्स रिलीज हो पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अलाउ करोगे का क्या मतलब है, ये एक्रोसोम के अंदर से जो एंजाइम्स बेटा ये तभी बाहर आ पाएंगे जब तुम इसके स्पर्म के ऊपर बेटा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है। जब तक तुम बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इस चाबी को नहीं हटाओगे, ऐसा समझो कि तुमने इन ग्लाइकोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बेटा जैसे ही हटाया एक्रोसोमल कंटेंट बाहर आने वाला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर तुमने बेटा इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को, या इनको थोड़े ढंग से मैं बनाती हूं, अगर तुमने बेटा इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को, अगर तुमने जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है इनको या कोलेस्ट्रॉल को हटाया नहीं, तो ये चाबी नहीं खुलेगी और ये एक्रोसोम का कंटेंट बाहर नहीं आ पाएगा। एक्रोसोम का कंटेंट, एक्रोसोम का एंजाइम अगर बाहर नहीं आ पाया तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई इसी के अंदर तो वो सारी एंजाइम्स भरी हुई हैं जिन एंजाइम्स की मदद से बेटा तुम oocyte के वॉल को क्रॉस करोगे। तो इस चाबी को हटाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन यही हमने लिखा है कि इसकी सरफेस से बेटा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल को तुम्हें रिमूव करना। अरे भाई कुछ कोलेस्ट्रॉल को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, जब तुम इसे रिमूव करोगे तभी बेटा ये कैपेसिटेटेड बन पाएंगी। नंबर 2 हमने लिखा है एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। बेटा स्पर्म में टेल की विप्लैश मूवमेंट तुम्हें दिखती है, बहुत फास्ट मूवमेंट, और टेल बहुत जरूरी है। टेल इसीलिए जरूरी है बेटा क्योंकि टेल की मदद से ही स्पर्म बेटा तेजी से भाग रहा है और oocyte तक पहुंच रहा है। अब टेल जो फास्ट मूव कर रहा है, एक तो स्पर्म ऐसे ऐसे जा रहा है और स्पर्म की टेल ऐसे ऐसे भी घूम रही है, तो स्पर्म oocyte तक पहुंचे और तेजी से भागे, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा, मतलब इसके लिए क्या जरूरी है कि स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयंस की एंट्री हो। ये जो कैल्शियम आयन बेटा स्पर्म के अंदर एंट्री करते हैं, ये स्पर्म में विप्लैश मूवमेंट करवाते हैं।
विप्लैश मूवमेंट करवाते हैं ताकि ये तेजी से भागे और उस साइड तक पहुंच पाए। ये मॉडिफिकेशन है। नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। बेटा अगर किसी भी तरीके का ऐसा फैक्टर है, जब इंसेमिनेशन होती है, जब सीमन फीमेल के वजाइना में रिलीज होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो स्पर्म को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यूजुअली ऐसा होने लगता है कि जितने भी ऐसे फैक्टर्स है जो स्पर्म को रोक रहे हैं, उन फैक्टर्स को आप डाइल्यूट कर दो, वो फैक्टर्स को आप ठंडा कर दो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन। स्पर्म की कैपेसिटेशन में बाधा बनने वाली अगर कोई चीज है, कैपेसिटेशन में बाधा बनने वाली, तो तभी तुम बोल रहे हो डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। जो स्पर्म को डीकैपेसिटेटेड बना रहे हैं उनको तुम डाइल्यूट कर दो, उनको तुम कम कर दो। बेटा मैंने तो तुम्हें 3 लिख के बताए हैं, एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब एनसीईआरटी में इतनी डिटेलिंग नहीं दी हुई है, बट कैपेसिटेशन कहीं ना कहीं बेटा मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन। ऑफ कोर्स इतनी डिटेलिंग नहीं दी हुई है, बट बहुत आसान सी चीज है बेटा कि क्या क्या हो रहा होता है, तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब तुमने बेटा स्पर्म को केपेबल बना दिया, जो बन गई सो बन गई, जो नहीं बनी उसका काम तमाम। अब बेटा जो भी कैपेसिटेटेड स्पर्म होगी उसका एक ही जीवन में अभी एम है कि मुझे ऊसाइट तक पहुंचना है, मुझे उसे फर्टिलाइज करना है। नंबर 2 जो पॉइंट हो रहा है, जो आपने लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन में, कि आपस में उन दोनों को पहचानना है कि हाँ तू मेरा है मैं तेरी हूं, ठीक है, तभी तो हम फ्यूज करेंगे। इस रिकॉग्निशन में कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे रिकॉग्निशन होता है, कैसे पता चलता है कि ये ह्यूमन का ही स्पर्म है, ह्यूमन की ही ओवम है, इसके लिए सेकंड जो स्टेप होता है बेटा, आप इसको पॉज करो और लिखो। सेकंड जो होगा बेटा दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। ऐसे लिखा हुआ है आपने, एग्लूटिनेशन। नंबर 2 एग्लूटिनेशन। तो हम लिखते हैं बेटा एग्लूटिनेशन में क्या क्या हो रहा होता है, डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। अब यहां पे मैं बना रही हूं बेटा क्या, स्पर्म का हेड, यहां पे बना रही हूं स्पर्म के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस, यहां मैं बना रही हूं एक्रोसोम। ढंग से बना लेती हूँ बेटा। कॉलेज की नोटबुक तो बहुत सुंदर बनती होगी, नहीं? इतने सुंदर सुंदर डायग्राम्स होते हैं, तो बच्चे अक्सर कहते हैं नोटबुक बहुत सुंदर बन रही है मैम। बेटा मार्क्स भी सुंदर आने चाहिए, सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, है ना, मार्क्स भी सुंदर आने चाहिए। ये बना दिया एक्रोसोम। अभी तुम बनाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगी अभी क्या बना रही हूं मैं, ठीक है। दिस इज एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। अब मैं बेटा वैसे मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लैंडस्केप में बनाते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि तुम्हारे पास जगह रहती, क्योंकि मैं एक डायग्राम यहाँ बनाऊंगी, एक डायग्राम यहाँ बनाऊंगी, बट कोई नहीं, थोड़ा कम स्पेस दोनों के बीच में रखना और बनाना, ठीक है। यहाँ मैं बना रही हूँ oocyte, जो तुम्हारी सेकेंडरी oocyte है। छोटा सा बनाती हूँ ताकि तुम भी छोटा सा ही बनाओ। oocyte के अराउंड बेटा, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक लेयर होती है जोना पेलिसिडा, याद आ रहा है? थोड़ा मोटा, मतलब थोड़ा सा इसको ऐसा दिखाता है डार्क। ये येलो वाली लेयर क्या है, जोना पेलिसिडा। अभी मैं oocyte का ना एक डायग्राम भी अभी आपको बना के बताऊंगी, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेरीवाइटलाइन स्पेस क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है, कोरोना रेडिएटा कहाँ होती है, जोना पेलिसिडा कहाँ होती है, ये मैं अभी बताऊंगी। थर्ड वाली जो एक्रोसोमल रिएक्शन है ना, उसमें मैं तुम्हें उस oocyte का या ओवम का स्ट्रक्चर बताऊंगी। उससे भी बेटा क्वेश्चन आ जाता है लेबलिंग के लिए, कि लेबल करो पेरीवाइटलाइन स्पेस कहाँ है, लेबल करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, लेबल करो कोरोना रेडिएटा कहाँ है, जोना पेलिसिडा कहाँ है, वो भी बताऊंगी। अभी तो मैं एक बेसिक डायग्राम बना के बता रही हूँ। ये oocyte है सेकेंडरी, उसके अराउंड ये जोना पेलिसिडा है, और ये बेटा क्या है, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं, इस कलर से नहीं, इस कलर से दिखाते हैं ऐसे। ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स दिखा रही हूँ, ऐसा ही सही डायग्राम होगा, वैसे ऐसा सही डायग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे तुम्हें ये दिखाना है कि ये और ये आपस में रिकॉग्निशन कैसे कर रही है, पहचान कैसे रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा इस तरीके से, ये जो जोना पेल्यूसिडा से कनेक्टेड है, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो जोना पेल्यूसिडा से कनेक्टेड है। आपको दिख रहा है बेटा,
देखो यहां पे मैंने स्पर्म बनाया हुआ है, स्पर्म का हेड दिखाया हुआ है। स्पर्म के बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने ये पिंक कलर की कुछ प्रोटीन्स दिखाई हुई हैं, इसे बोला जाता है एंटी फर्टिलाइजिन। जो पहला चैप्टर है ना बेटा इस 12th क्लास का बायो का, पहले चैप्टर में ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का कहीं ना कहीं जिक्र है। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये कहीं ना कहीं बेटा इसका जिक्र हुआ होगा। तो मैंने स्पर्म के ऊपर बेटा कुछ प्रोटीन्स बना रखे एंटी फर्टिलाइजिन, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मैंने बेटा प्रोटीन्स रिसेप्टर्स दिखा रखे हैं। जो ये कौन सी लेयर है, दिस इज जोना पेलुसिडा। देखो ये डायग्राम वापस से बनने वाला है अगले चीज को समझाने के लिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा ZP3 रिसेप्टर्स, जोना पेल्यूसिडा 3 रिसेप्टर्स, या फिर इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजिन, या फिर इसी को क्या बोला जाता है फर्टिलाइजिन। ये कौन से सेल्स है बेटा, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जो अरेंज हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। ये उस साइड की खुद की व्हाइट वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगले पेज में लिखूंगी। अभी मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूं बेटा, ये जो जोना पेलुसिडा के मैंने रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं ZP3 रिसेप्टर्स, जिसे मैं फर्टिलाइजिन बोल रही हूं, एक सेम स्पीशीज का एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आपस में एक दूसरे को पहचान पाता है। अगर ये ओवम किसी और का होता बेटा तो ये एंटी फर्टिलाइजिन जो थी ये कभी भी इस फर्टिलाइजिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस स्पर्म के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो इस फर्टिलाइजिन से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, रिकॉग्नाइज कर पा रही है, और इस रिकॉग्निशन को बोला जाता है एग्लूटिनेशन, द एंटी फर्टिलाइजिन बाइंडिंग विद द फर्टिलाइजिन। अगर मैं यहाँ पे बेटा इस स्पर्म को दिखाऊं, थोड़ा सा छोटू सा स्पर्म दिखा दूं, ठीक है ना, स्पर्म समझ में आ रहा है। अरे भाई हाँ, अब देखो होगी रिकॉग्निशन। ये जो रिकॉग्निशन हो रही है बेटा ये तभी हो रही है क्योंकि ये सेम स्पीशीज के हैं, अलग अलग स्पीशीज के होते हैं तो ये रिकॉग्निशन नहीं हो पाती। इसी को एग्लूटिनेशन बोला है, सिंपल एज दैट। हो गया सेकंड स्टेप, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन आर कॉम्प्लीमेंट्री and sperm recognizes the oocyte, क्लियर हो गया ये सभी को। स्पर्म अपने oocyte को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब बेटा एग्लूटिनेशन हो गई, रिकॉग्निशन मिल चुकी है, अब बेटा बारी आ चुकी है oocyte से पेनिट्रेट करने की, oocyte को क्रॉस करने की, जिसमें होने वाला है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब इसको जरूर तुम लैंडस्केप में बनाना क्योंकि मैं तुम्हें oocyte या फिर ओवम के ये पूरे मेम्ब्रेन्स को बताने वाली हूं, जो आपके एनसीईआरटी में एक ओवम का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेम्ब्रेन जब तक आपको नहीं पता चलेगी तो तुम उसके थ्रू क्रॉस कैसे करोगे, उसको क्रॉस तभी कर पाओगे ना बेटा जब तुम्हें उसके मेम्ब्रेन के बारे में पता होगा। तो थर्ड मैं चीज बताने वाली हूं, द थर्ड स्टेप इन बेटा फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज बेटा नंबर 3 एक्रोसोमल रिएक्शन। लैंडस्केप में बनाना बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन। अब मैं तुम्हें बेटा वो सारे एंजाइम्स भी बताने वाली हूं जो मैंने तुम्हें तब बताए थे कि एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसेंस होते हैं जिन्हें एक्रोसिन्स बोलते हैं। मैंने बताया था कि इनके अलग से नाम मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो आज वो दिन बेटा आ चुका है, आज वो घड़ी आ चुकी है जिस वक्त मैं तुम्हें इसके नाम बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सुनते जाओ और बनाते जाओ, और क्या लैंडस्केप में बनाना कतई। एक काम करते हैं बेटा क्योंकि वहां जगह कम बच जाती है ना, तो मैं एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, लिखने के लिए फिर जगह कम बच जाती है। ये है एक्रोसोम और
यहां पे मैं बना रही हूं उस साइड को, ठीक है। तो यहां पे जगह रखना क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें हमें लिखने भी होगी। दिस इज oocyte, सेकेंडरी oocyte। इधर मैं सारी oocyte के मेम्ब्रेन्स को लेबल भी करूंगी। फिर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ज़ोना पेलुसिडा बनाते हैं। फिर हम बेटा इसकी बाहर की लेयर को बनाते हैं जो ग्रैनुलोसा सेल से बनती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की जो ये सेल्स है ना बेटा, रेज के फॉर्म में सूरज की किरणों की जैसी अरेंज्ड होती है, इसीलिए इसे रेडिएटा बोलते हैं। ये कोई और सेल्स नहीं है बेटा, ये वही ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये वही ग्रैन्युलोसा सेल्स है मेरे बच्चों, ठीक है। दीज आर दी ग्रैन्युलोसा सेल्स। चलो पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। अच्छा लेबलिंग ना इस तरफ करती हूँ क्योंकि, हाँ अभी बताती हूँ क्यों। सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, दिस इज कोरोना रेडिएटा, जो नथिंग बट ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं। दिस इज कोरोना रेडिएटा, जो हरे कलर की सेल्स दिख रही हैं। ये सेल्स बेटा बिखरी नहीं पड़ी हैं, इन सेल्स के बीच में बेटा सीमेंटिंग, जैसे ईंट, अगर तुम ईंट लगाते, जैसे अगर घर बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंटें लगाते हैं, ईंटों के बीच में क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं ताकि वो बेटा आपस में जुड़ी रहे। वैसे बेटा इनके बीच बीच में भी सीमेंटिंग सब्सटेंस है, इनके बीच में भी बेटा सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो इनको जोड़े रखेगा। वो सीमेंटिंग सब्सटेंस क्या होता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, पढ़ा है ना 11th क्लास में, डब्बा गोला 11th का। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बेटा डॉट्स में दिखाया, दिस इज नथिंग बट हाई एल्यूरोनिक एसिड, जो इस कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच बीच में इनको जोड़े रखने में हेल्प कर रहा है। तो इस दूसरे लेयर को लिख देते हैं, दिस इज हाई एल्यूरोनिक एसिड। नेक्स्ट बेटा ये येलो वाली लेयर, ये कौन सी लेयर है बेटा, ये वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, जैसे आप ज़ोना पेलुसिडा बोलते हो, जो कौन सीक्रीट करता है बेटा, जो कौन सीक्रीट करता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। याद करो, सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स, मैंने पढ़ाया था जब oogenesis बताया था, सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अराउंड इटसेल्फ व्हिच इज नॉन सेल्यूलर कॉल्ड एज ज़ोना पेलुसिडा। समझ में आ गई बात, ये ज़ोना पेलुसिडा की लेयर दिख गई बेटा। अब अंदर की जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है उसे मैं यहां लेबल कर रही हूं, इसे क्या बोलते हैं, oocyte की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये oocyte की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपकी ज़ोना पेलुसिडा के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला स्पेस, ये वाला गैप दिख रहा है, ये स्पेस कहलाता है पेरी वाइटलाइन स्पेस। क्या कहलाता है, पेरी वाइटलाइन स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। पहले तो आप ये देखो कि आपको ये लेयर्स समझ में आए कि नहीं, कि कहां ज़ोना पेलुसिडा, कहां कोरोना रेडिएटा, कहां पेरी वाइटलाइन स्पेस, कहां उस साइड की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां हाई एल्यूरोनिक एसिड एंड एवरीथिंग। ये बात समझ में आती है सभी को। अब बेटा क्या होना है, अब तुम्हारे इसी लेयर के थ्रू स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, स्पर्म को फ्यूज करना है, इसको स्पर्म को पहुंचना है oocyte के करीब। अब जैसे ही बेटा स्पर्म ऑफ कोर्स oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, तब जाके बेटा जो oocyte है वो सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज करती है और ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। याद है ना, oogenesis में हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्टेड होती है। ये अरेस्ट तभी रिलीज होता है जब इसके करीब स्पर्म आएगा। अब बेटा स्पर्म के साथ क्या हो रहा है, स्पर्म जो 200 से 300 oocyte के पास पहुंची है, कैसे पहुंची है, कैपेसिटेशन हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कैपेसिटेशन के बाद में बेटा स्पर्म बहुत तेजी से मूव करके गई थी। फिर स्पर्म ने बेटा oocyte को रिकॉग्नाइज किया था ZP3 की मदद से। रिकॉग्निशन जैसे हो जाती है तो फिर बेटा एक्रोजोम का कंटेंट बाहर आ जाता है, एक्रोजोम का सारा कंटेंट बेटा बाहर आ जाता है। एक सेकेंड मेरे बच्चों, एक्रोजोम का सारा कंटेंट बेटा बाहर आ जाता है। ये क्या है, एक्रोजोम। अब एक्रोजोम का जो सारा कंटेंट बेटा बाहर आया, उसमें कौन कौन सी एंजाइम्स है, उसका नाम जरा लिखो। बहुत इजी बेटा, ये तो सुपर इजी टॉपिक है। एक्रोजोम में एक एंजाइम्स है CPE, इसे बोला जाता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या बोला जाता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। देखो ये कितना इजी है बेटा,
CPE दूसरा एंजाइम कोरोना एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, हाई एल्यूरोनीडेज, हाई एल्यूरोनीडेज। तीसरा एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है ज़ोनालाइसिन्स। क्या होते हैं? ज़ोनालाइसिन्स। अब बेटा आप मुझे बताओ, मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये जो सारे एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं, ज़ोनालाइसिन्स, हाई एल्यूरोनीडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, आपको ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा एंजाइम कौन सी लेयर को डिसॉल्व करने के काम में आएगा या किस लेयर से पेनिट्रेट करने के काम में आएगा। आप बेटा बहुत आसानी से बता सकते हो। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विल हेल्प इन बेटा दूसरे कलर से करते हैं, कोरोना कौन से कलर से करें जो यहाँ पे कम है, पिंक कलर से करते हैं। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विल हेल्प इन बेटा डिसॉल्विंग कोरोना रेडिएटा। ऑफ कोर्स जिसका नाम जैसा है बेटा उसके दर्शन भी वैसे ही हैं। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विल हेल्प इन गोइंग थ्रू, क्रॉसिंग थ्रू, डिसॉल्विंग कोरोना रेडिएटा। हाई एल्यूरोनिक एसिड विल हेल्प इन बेटा गोइंग थ्रू हाई एल्यूरोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। स्पर्म को अंदर तक पहुंचना है तो हाई एल्यूरोनिक एसिड जो आपके सेल्स के बीच बीच में उसको भी डिसॉल्व करना है, तो हाई एल्यूरोनीडेज जो है वो हाई एल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। ज़ोनालाइसिन्स विल हेल्प इन पेनिट्रेटिंग थ्रू ज़ोना पेलुसिडा। लेकिन ज़ोना पेलुसिडा में सिर्फ एक छेद होता है बेटा, और उस छेद के थ्रू स्पर्म जो है oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ज़ोना पेलुसिडा बेटा तब तक नहीं हटती कंप्लीटली, तब तक वो कंप्लीटली नहीं हटती जब तक कि बेटा डेवलपिंग एम्ब्रियो का या फिर आप बोल दो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज नहीं बन जाती और इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता। जब तक बेटा इम्प्लांटेशन नहीं होता है ना, तब तक एक्चुअल में ये ज़ोना पेलुसिडा कंप्लीटली नहीं हटती। तो ये ज़ोना पेलुसिडा के थ्रू पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ये सारे एंजाइम्स बेटा मिलके क्या कहलाते हैं? एक्रोसिन्स या फिर स्पर्म लाइसिन्स, जो आप लिख चुके हैं पहले। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना से पेनिट्रेट करने में हेल्प किया, हाई एल्यूरोनीडेज हाई एल्यूरोनिक एसिड से पेनिट्रेट करने में हेल्प किया, फिर ज़ोनालाइसिन्स ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस करने में हेल्प किया। कितना इजी है मुझे बताओ बेटा। लेकिन हम एनसीईआरटी को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें चीजें डिफिकल्ट लगती है। आप तो बोलोगे मैम आप तो टीचर हो, आपको तो आसान लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, आपको भी आसान लगना चाहिए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर आप ऐसे पढ़ोगे डायग्राम्स के थ्रू, आई डोंट थिंक आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए। अब मैं बेटा ये बताना चाहती हूँ कि भैया अब स्पर्म बेटा किसके करीब आ चुका है। मैं यहाँ पे स्पर्म दिखा देती हूँ लाल रंग से। अब स्पर्म बेटा यहाँ नहीं, अब स्पर्म बेटा किसके पास आ चुका है? अब स्पर्म आ चुका है आपके oocyte के पास। अब क्या होने वाला है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया है। अब क्या होने वाला है बेटा? फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने कहा था नंबर 4। एंड फर्टिलाइजेशन कोन क्या होती है अभी बताती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। देखो क्या हो रहा है, ऐसा डायग्राम बनाती हूं। ये हो गई मैं आधा डायग्राम बना रही हूं oocyte का, कंप्लीट नहीं। ये oocyte का क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा नीचे बनाती हूँ। ये oocyte की है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये oocyte में ज़ोना पेलुसिडा अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, ये आपकी ज़ोना पेलुसिडा। और ये मैं आपका दिखा रही हूं बेटा, ये स्पर्म, दिस इज योर स्पर्म, दिस इज द स्पर्म, गॉट इट। स्पर्म जैसे ही oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है ना बेटा, स्पर्म सारे लेयर्स को क्रॉस करके आ गया, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा पहुंच गया, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गया। तो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, oocyte बेटा इसके लिए गाना गाती है, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। म्यूजिक तो मुझे नहीं आता है। देखो वो आ गया, तो कौन आ गया बेटा? स्पर्म आ गया। तो ऑफ कोर्स बेटा अतिथि देवो भव, ये इसकी वेलकम करेगी। कैसे वेलकम करेगी बेटा? ये इसकी वेलकम करेगी इस तरीके से कि ये एक फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन भी बोलते हैं कि भाई अब मैं तुम्हारा वेलकम कर रही हूं, अब तुम मुझे फर्टिलाइज कर सकते हो। इस तरीके से oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बेटा, थोड़ा सा ना oocyte भी मेरा मतलब प्लाज्मा, एक सेकेंड बेटा मैं भी बनाती हूँ। अब आई थिंक ठीक है। तो ये क्या थी बेटा? ये oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन
oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो कैसे वेलकम करने के लिए उठ गई है, इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन। और ये आपके जोना पेलुसिडा है, और ये क्या है भाई, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म। तो यहां पे तुम लिख सकते हो दिस इज द फर्टिलाइजेशन कोन। बस इतनी सी ही बात है बेटा, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे। फर्टिलाइजेशन कोन या फिर रिसेप्शन कोन, इसमें बेटा और कुछ लिखना नहीं है। मतलब कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा जरा सा उठ जाना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जरा सा उठ जाना ही क्या कहलाता है, रिसेप्शन कोन। अब बेटा देखो घमासान होने वाला है। अब एक्चुअल में बेटा इन दोनों का होने वाला है फ्यूजन। अब एक्चुअल में होने वाला है फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन तो पूरा इवेंट है, अब एक्चुअल में न्यूक्लियस फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखा होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब देखो हो क्या रहा है, नंबर 5 आप लिख रहे हो फ्यूजन हो रही है। अब बेटा पहली बात तो ये सुनो, जो मैं लिख रही हूं उसे जरा समझना, उसे जरा समझना। एज द sperm contacts oocyte's plasma membrane, oocyte's plasma membrane, the secondary oocyte arrested in metaphase 2 of meiosis 2 completes its meiotic division and releases second polar body and haploid ovum। और बेटा ह्यूमन के केस में जो ओवम होता है उसे ऊटेड भी बोलते हैं, ह्यूमन के ओवम को ऊटेड भी बोलते हैं। नीट में आया हुआ सवाल है, एक नीट में आया हुआ सवाल है, मैं आपको एक चीज बताती हूं। आपसे पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसने अपना मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट किया, फर्टिलाइजेशन होने से पहले या फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अभी तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन तो तब तक कंप्लीट नहीं होगी बेटा जब तक दोनों के न्यूक्लियस, और किन दोनों के न्यूक्लियस, ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करता है, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो प्रायर टू फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ने oocyte की मेम्ब्रेन को टच किया, oocyte की मेम्ब्रेन को टच किया तो पहले oocyte से क्या बना बेटा, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। जब ओवम बन जाता है फिर ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, तब जाके बेटा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। ये बहुत ही अच्छा एक सवाल आया हुआ था आपके नीट एग्जाम में, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है भाई, अब तो फर्टिलाइजेशन होगी ना जब आपका ओवम बनेगा। जब ओवम बना ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन oocyte के साथ थोड़ी करते हो। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो जैसे कि, एक सेकंड बेटा, जैसे कि ये आपका ओवम oocyte है, ये आपका oocyte है, ये समझो ये जोना पेलुसिडा फॉर एग्जांपल, सारे लेयर्स में भी दिखा नहीं रही हूं, ठीक है। और स्पर्म ने जैसे इसे कांटेक्ट किया ना बेटा, ये स्पर्म था और ये क्या था, सेकेंडरी oocyte, दोनों के बीच में पेरीवाइटलाइन स्पेस है। सब स्पर्म ने बेटा जैसे ही इसे कांटेक्ट किया ना, स्पर्म ने इसे जैसे ही कांटेक्ट किया तो देखो क्या हो रहा है, ये आपकी जोना पेलुसिडा, ये आपका ओवम बना, ये आपका ओवम बना, अब जाके तो ओवम बना है, तो छोटा करना बेटा, हाँ ये आपका ओवम, थोड़ा और छोटा करते हैं, जगह चाहिए मेरे को सेकंड पोलर बॉडी दिखाने के लिए। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है बेटा, oogenesis में तो वैसे भी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। और देखो यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो गई, दिस इज सेकंड पोलर बॉडी, इसका कोई काम नहीं है। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया, इस
बड़े से oocyte को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ये वाला हैप्लॉइड ओवम और एक ये वाला हैप्लॉइड सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है। अब बेटा ओवम बना है, अब जाके इसने अपना अरेस्ट रिलीज किया, अब जाके ओवम बना है बेटा। अब आगे का फर्टिलाइजेशन, वो न्यूक्लियस का फ्यूजन बेटा अब होगा। मेरी बात समझ गए? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी, दिस इज हैप्लॉइड ओवम। हैप्लॉइड ओवम के अंदर अभी जो न्यूक्लियस है वो ये रहा, दिस इज द न्यूक्लियस। अब जाके बेटा फर्टिलाइजेशन होने वाली है, मतलब फ्यूजन ऑफ जाइगोट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होने वाला है और न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स बेटा अब जाके जाइगोट बनेगा। आज हम इम्प्लांट, आई थिंक क्लीवेज डिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम टॉपिक में ही डाल सकते हैं फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, क्लीवेज डिवीजन भी बेटा हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लीवेज, क्योंकि अब जाइगोट बन गया। अब मैं एक चीज लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि द न्यूक्लियस ऑफ sperm and ovum fuses, of course as a result of which तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, डिप्लॉइड, जिसे तुम बोलते हो जाइगोट। क्या बन चुका है बेटा, जाइगोट। एक लास्ट चीज मैं इससे रिलेटेड एक चीज बताना चाहती हूँ जो बहुत ही बेसिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, कैसे पता चलेगा कि फीमेल चाइल्ड है मेल चाइल्ड है? अगर स्पर्म के पास क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम, ओवम के पास तो हमेशा बेटा एक्स ही है, स्पर्म के पास एक्स हुआ, ओवम के पास भी बेटा एक्स हुआ, तो बधाई हो, फीमेल पैदा हुई है, तो बन जाएगा एक्स एक्स जाइगोट। सेक्स डिटरमाइन बेटा किसके, बोलते हैं ना गांव में लोगों को पता नहीं होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है लड़की। एक तो बेटा लड़की पैदा होना मतलब क्या है, कोई खराब बात थोड़ी है कि लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, है ना। और उनको पता भी नहीं होता कि भैया एक मेल डिसाइड करता है, एक मेल का स्पर्म डिसाइड करता है कि बच्चा फीमेल होगा या मेल होगी, फीमेल होगा या मेल होगी, नहीं फीमेल होगी या मेल होगा, उल्टा हो गया यार, मेल होगा या फीमेल होगी, वो स्पर्म डिसाइड करता है। स्पर्म में एक्स तो फीमेल, स्पर्म में वाई, ओवम तो हमेशा एक्स, तो एक्स वाई, दैट इज बॉय। दैट इज हाउ बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस, कि मेल या फीमेल चाइल्ड ये कैसे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने बेटा अभी तक क्या पढ़ा, ये अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुई। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गई, कुछ पॉइंट्स मेरे को आपको यहां पे बताने की, वाई सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फ्यूज कर पा रहा है, पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं हो रही है, एक से ज्यादा स्पर्म क्यों नहीं पेनिट्रेट कर रहे हैं। ऑल्दो बेटा इतनी डिटेलिंग एनसीईआरटी में है नहीं पॉलीस्पर्मी की, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी जो आपके काम का है। पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जा सकता है, क्यों नहीं होते हैं, ट्विंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको थोड़ा बहुत क्लीवेज इंप्लांटेशन में पता चलेगा। तो इसके आगे हम यही करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिवेंट बेटा पॉलीस्पर्मी एंड देन क्लीवेज डिविजन्स के बारे में हम चालू करते हैं। ठीक है, तो हम जेंडर देख चुके हैं बेटा, जेंडर किस तरीके से होता है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बेटा हमने कैपेसिटेशन वाला टॉपिक पढ़ा ना, ये जो कैपेसिटेशन वाला हमने टॉपिक पढ़ा, ये कैपेसिटेशन किसके अंदर हो रही होती है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रही होती है। दिस कैपेसिटेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान देना, कहां होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ऑफ कोर्स बेटा इंसेमिनेशन ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहा होता है, तो इंसेमिनेशन जहां होगी वहीं पे कैपेसिटेशन होगी। तो जितने भी चेंजेस हमने पढ़े, एक स्पर्म को हमने केपेबल बनाया कि वो उस साइड को फर्टिलाइज कर पाए, ये सारे चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा मैंने फ्लो चार्ट बना भी रखा है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। एक सेकंड मैं आपको पहले बताती हूँ क्या बताने वाले हैं, किस प्रकार से बेटा एनसीईआरटी में वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की, बट कुछ कुछ चीजें मेंशन की हुई है। अगर कुछ भी चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है बेटा, देन डेफिनेटली आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो मेंशन किया हुआ है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मोर देन वन, स्पर्मी मतलब स्पर्म। ऐसा क्या होता है कि बेटा
एक से ज्यादा स्पर्म उस oocyte को पेनिट्रेट नहीं कर पाते. वाई इज दैट? A single sperm can fertilize a single oocyte. Why not multiple sperm is fertilizing the single oocyte? अब आप पूछोगे मैम फिर ट्विंस कैसे बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, पेशेंस रखो धीरे धीरे, ठीक है. ऐसा क्या होता है कि भाई एक oocyte को सिर्फ एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, व्हाई नॉट मोर देन वन? पॉलीस्पर्मी को रोकने के बेटा दो तरीके होते हैं. अब मैंने तो बेटा इस तरीके से ना फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट लिखा हुआ है. आप ना, आपके पास जगह नहीं होगी इतनी, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे बेटा, आप नॉर्मल आप लेफ्ट साइड पे जो मैं लिख रही हूँ ना बेटा, पहले उसको कंप्लीट करेंगे और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर राइट साइड पे आप मूव करेंगे, ठीक है. आप इस तरीके से डिवीजन करके मत करना, जगह नहीं बचेगी. तो मेरे पास तो बोर्ड है, मैं मिटा रही हूँ, लिख रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपके पास जगह नहीं होगी, तो आप उस तरीके से मत करना जिस तरीके से मैंने किया हुआ है. पहले आप फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी लिखेंगे, फिर आप स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी लिखेंगे, ठीक है. तो दो तरीके के मेथड से बेटा पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है. एक होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है. फास्ट दो मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि बेटा एक मेथड कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये टेम्पररी मेथड है, और ये जो मेथड है बेटा ये होता है परमानेंट मेथड, ये परमानेंट ब्लॉकेज करवा देता है. ये टेम्पररी मेथड होता है पॉलीस्पर्मी को रोकने का. अब यहाँ पे आता है 11वीं का कॉन्सेप्ट. ओ मैम प्लीज 11वीं की बातें मत करो मैम, दिल दुखता है हमारा, ठीक है, क्योंकि 11वीं बेटा अच्छे से पढ़ी नहीं होती है. अभी जब तुम तो फास्ट ट्रैक के बच्चे हो, अभी नॉर्मल लक्ष्य के बच्चों को मैं पूछती हूँ कि क्या हाल है 11वीं का, तो बेटा बच्चों की हालत बिल्कुल टाइट रहती है. और हालत टाइट रहती क्यों है? क्योंकि उन्होंने जब 11th में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था 11th अच्छे से पढ़ो, 11th अच्छे से पढ़ो. 11th भी बेटा ऐसे ही गुजार देते हैं. जब 12th शुरू होता है हम बोलते हैं अच्छे से पढ़ो बेटा, बैकलॉग मत इकट्ठा होने देना, अभी तुम 12th में आ गए हो, अभी तुम्हें 11th भी रिवाइज करना है, 11th का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज करना है. फिर भी देखना बेटा उनमें कितने सारे बच्चों के बैकलॉग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आप सुनते नहीं हो. वैसे ही जब फास्ट ट्रैक चालू हुआ, अभी तो चलो फर्स्ट चैप्टर है, हम तुम्हें बोलते हैं बेटा डे 1 से अच्छे से पढ़ो, बैकलॉग मत इकट्ठा होने दो. अभी तो बिल्कुल ही वक्त नहीं है बेटा, नवंबर खत्म होने वाला है, अभी तो तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट करो. तुम्हारा स्लॉट ही नहीं बचना चाहिए टाइम बर्बाद करने का. अब इसमें जो बच्चा टाइम वेस्ट करेगा बेटा, जेन्युइनली मैं बताऊं तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता. अगर जेन्युइन बात पूछो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे बोल दो नहीं बेटा कुछ भी कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन हाँ, इस वक्त से चालू अगर करते हो और सिंसियरली पढ़ते हो टिल नीट एग्जामिनेशन 100% सिलेक्शन हो सकता है. लेकिन वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी लास्ट तक रहनी चाहिए जब तक आप नीट का एग्जाम दे नहीं देते, ठीक है ना. अब 11th क्लास का एक टॉपिक यहाँ पे यूज होगा जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है. वो वाला टॉपिक जो हम इम्पल्स कंडक्शन का बताते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज, रीपोलराइज. आई होप कि इतना भी बेटा 11th का डब्बा गोल नहीं होगा कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें समझ आ जाएगा अगर 11th का थोड़ा बहुत भी वो कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने बेटा ये पहले डायग्राम में मैंने ये दिखाई हुई, ये व्हाइट वाली oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये येलो वाली बेटा क्या है, जोना पेलिसिडाe. पिछले डायग्राम में भी हमने ऐसा बनाया था. और ये मैंने एक स्पर्म को दिखाया हुआ है. क्या दिखाया हुआ है बेटा? मैंने एक स्पर्म को दिखाया हुआ है. तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप बेटा यूजुअली अपने बॉडी में जो सेल्स होते हैं, आपकी जो सेल्स होती है वो यूजुअली रेस्टिंग स्टेट पे होती है. रेस्टिंग स्टेट को पोलराइज स्टेट भी बोला जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट? उसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन अंदर से क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और मेम्ब्रेन बाहर से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये मैंने क्या दिखाया हुआ है बेटा? ये मैंने दिखाया हुआ है oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने देखो बेटा अंदर नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है और बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है. ऐसे मेम्ब्रेन को तुम क्या बोलते हो बेटा कि ऐसी मेम्ब्रेन रेस्ट स्टेट पर है या पोलराइज्ड स्टेट पर है? ज्यादातर हमारी बॉडी की सेल्स जो एक्साइटेबल होती है, एक्साइटेबल मतलब जिसमें चेंज हो सकता है, जो स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है, वो मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है. जैसे ही बेटा ये तो कर रही है स्पर्म का इंतजार, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, वेट तो कर ही रही है ना, क्योंकि ये खुद अरेस्टेड है बेटा. मियोसिस 1, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 1 नहीं, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में ये अरेस्टेड है. तो ये भाई साहब, ये बहन जी जो है वेट कर रही है कि स्पर्म आएगी. स्पर्म आएगी नहीं, मेरा जेंडर बेटा बड़ा उल्टा हो रहा है. स्पर्म आएगा तो मेरा ब्लॉकेज हटेगा, तभी मैं बेटा ओवम में कन्वर्ट हो पाऊंगी, सेकेंड पोलर बॉडी बना पाऊंगी. तो ये तो बेटा वेट कर रही है. जैसे ही बेटा स्पर्म इसके मेम्ब्रेन को, एक स्पर्म, क्योंकि मैं पॉलीस्पर्मी का बता रही हूं कि कैसे रोका जा सकता है, एक सिंगल स्पर्म बेटा जैसे ही oocyte से जस्ट टच होता है, कांटेक्ट होता है, oocyte से जैसे ही एक सिंगल स्पर्म की बेटा कांटेक्ट होती है, टच होता है, तो oocyte की मेम्ब्रेन में बेटा
चेंजेस होने लगते हैं कि यार मेरे को किसी ने टच किया है, इसी तरीके से समझो तो समझ में आएगा। उस साइड को जैसे आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चलेगा कि आपको फील होगा कि आपको किसी ने टच किया, उस साइड को भी बेटा फील होता है कि किसी ने उसको टच किया। इस फीलिंग से आगे क्या होगा, जैसे ही उस साइड को बेटा किसी ने टच किया ना, तो उस साइड की मेम्ब्रेन के वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब बदल जाता है, इमोशंस बदल जाते हैं, चार्ज बदल जाता है, ठीक है। उस साइड की मेम्ब्रेन जो कि पहले अंदर से नेगेटिव थी और बाहर से पॉजिटिव थी, अब इसके कैसे जज्बात बदले, इसके जज्बात ऐसे बदले बेटा, जैसे मैं चश्मा निकालती हूँ ऐसा लग रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा है, हाँ इतना पावर नहीं है बट ऐसा लग रहा है। तो जैसे ही बेटा इससे स्पर्म ने इसको छुआ, इसके जज्बात कैसे बदले, इसका चार्ज कैसे बदला, तुम देखो बेटा इसके चार्ज बिल्कुल अपोजिट हो गए, इसके चार्ज बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब ये मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो गई और बाहर से ये मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई, बिल्कुल उल्टा। इसे बोला जाता है मेम्ब्रेन गेटिंग डीपोलराइज्ड। क्या हो गई मेम्ब्रेन, इसे गाने के थ्रू आपको समझाती हूं कि जैसे ही स्पर्म ने इसको छुआ तो इसमें चार्ज, पहले मैं समझा देती हूं कि इसकी चार्ज चेंज हो गया, पहले तो अंदर से नेगेटिव था अब अंदर से पॉजिटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव हुआ कैसे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की एंट्री होने लग गई। स्पर्म के कांटेक्ट करते ही आपकी उस साइड की मेम्ब्रेन पर कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे जिन्हें हमने लिखा हुआ है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जैसे ही स्पर्म ने उस साइड की मेम्ब्रेन को कांटेक्ट किया, छुआ, तो उस साइड की मेम्ब्रेन पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे मेरे बच्चों, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे तो सोडियम की एंट्री होगी। सोडियम कैसा आयन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयंस जैसे ही बेटा इसके अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन जो पहले अंदर से नेगेटिव थी अब वो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, और ऐसी मेम्ब्रेन को बोला जाता है डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो इस पे गाना पेश किया जाए, बोलो वाह 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 वाह। तो एक सिप पानी लेके इस गाने को आपको सुनाया जाए, जस्ट अ मोमेंट। यस, तो गाना है छूकर, कौन गा रही है, ऊसाइड गा रही है, यही आज आपका गाना भी है। ऊसाइड गा रही है अपने स्पर्म के लिए। छूकर मेरे मेम्ब्रेन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मेम्ब्रेन को किया तूने क्या इशारा, खुल गए सोडियम चैनल, सोडियम आ गया, सोडियम आ गया सारा का सारा, सोडियम आ गया सारा का सारा। काफी पतली आवाज हो गई, आई होप बहुत बेसुरा नहीं लगा, तुम्हारे कान नहीं फटे, ठीक है। तो सोडियम आ गया सारा का सारा अंदर, सोडियम आ गया सारा का सारा, तो मेम्ब्रेन हो गई डीपोलराइज्ड। अब बेटा इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझोगी, इसने कैसे किसी और स्पर्म के लिए दरवाजा बंद कर दिया। देखो जब तक तो मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पर होती है या पोलराइज स्टेट पर होती है तब तक तो बेटा स्पर्म इसको टच कर सकते हैं और स्पर्म इसके थ्रू अंदर जा सकते हैं, मेम्ब्रेन को अंदर क्रॉस कर सकते हैं। जब तक मेम्ब्रेन क्या है, जब तक मेम्ब्रेन रेस्ट पर है या जब तक मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट पर है। अगर मेम्ब्रेन के वक्त बदले, जज्बात बदले, यानी कि अगर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई, तो फिर बेटा दूसरा स्पर्म इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसे ऐसे समझ सकते हो कि जब तक मेम्ब्रेन रेस्ट पर थी तब तक मेम्ब्रेन लाल रंग की थी, और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो मेम्ब्रेन हो गई ग्रीन कलर की। जब तक लाल रंग की थी तब तक तो स्पर्म इसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे और इसके थ्रू पेनिट्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन कैसी हो गई बेटा, ग्रीन कलर की, तो अब इस पर कोई और स्पर्म पेनिट्रेट इसको नहीं कर पाएगा। लेकिन चांसेस है कि कर ले, मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि नहीं कर पाएगा, बट एकदम नहीं कर पाएगा इसकी श्योरिटी है क्या, तो श्योरिटी नहीं है। इसीलिए ये एक तरीके का टेम्पररी मेथड होता है बेटा। एक तो ठंड में कौन एसी चलाता है, 16 पे लोगों को बहुत ही यहाँ पे गर्मी लग रही होती है। तो हमने क्या बोला बेटा, चांसेस है कि अभी भी कोई और स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर दे, बट वो चांसेस कम है, बट ये टेम्पररी मेथड है। इस मेथड को फ्लो चार्ट में लिख दूं। अगर ये मेथड बेटा काम नहीं भी कर पाया ना, तो हमारे पास एक परमानेंट मेथड है। इस प्रोसेस के होने के बाद बेटा कोई चांस ही नहीं है कि कोई दूसरा स्पर्म आके इसको पेनिट्रेट कर दे। इसको पहले मैं फ्लो चार्ट में लिख देती हूं। एज द स्पर्म कॉन्टैक्ट्स oocytes plasma membrane, membrane get depolarized,
membrane get depolarized, there are rare chances of any other sperm, rare chances of any other sperm penetrating through this, penetrating through this. लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, इसे इसलिए क्या बोला जाता है, टेम्पोररी मेथड. अब हम बेटा क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भैया अब हमें एक श्योर शॉर्ट मेथड चाहिए कि भैया ऐसा मेथड बता दो जिसके बाद अब तो पॉलीस्पर्मी कतई नहीं होगी, अब तो कतई पॉलीस्पर्मी नहीं होगी. इसे बोला जाता है स्लो मेथड टू स्लो ब्लॉकेज टू पॉलीस्पर्मी. ये एक तरीके का बेटा कैसा मेथड है, परमानेंट मेथड. इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. दिस इज द परमानेंट ब्लॉकेज, परमानेंट मेथड टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी. इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है. जो कहे, वैसे वो गाना है बहुत अच्छा, मैं लास्ट में आपको उसी गाने के लिरिक्स कुछ सुना दूंगी, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, है ना. अरे भाई पहले हम इसको बना लेते हैं. ये हमने बनाया oocyte, ये हमने बनाया जोना पेल्यूसिडा, और ऐसा ही डायग्राम हम यहां पे भी बना लेते हैं. ये हमने बनाया जोना पेल्यूसिडा, ये हमने बनाया, अरे रे अरे यार, ठीक है पहले मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको समझा रही हूँ धीरे धीरे. ज्यादा बन गई. आपको ये दिख रहा है बेटा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, oocyte, ये oocyte दिखाया हुआ है, ये oocyte का साइटोप्लाज्म है. oocyte के अंदर बेटा कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ बेटा अंदर उसका खुद का कोई कंटेंट है जो इस ग्रैन्यूल्स के अंदर भरा पड़ा है, जो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है. तो इट इज फिल्ड विद बेटा, इट इज फिल्ड विद सर्टेन एंजाइम्स. ये सी के ऊपर इसका मतलब होता है विद, सी के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है तो इसका मतलब होता है विद, ठीक है. फिल्ड विद एंजाइम्स एंड अदर कंटेंट, इसके अंदर कुछ सामान भरा पड़ा है. अब देखो परमानेंट ब्लॉकेज कैसे होती है, जैसे ही एक स्पर्म, अब ये वाला ब्लॉकेज हो चुका है पहले ही, पहले मतलब ऐसा नहीं कि ये होगा तभी ये होगा, ये होगा तभी ये होगा, ऐसा नहीं है, ये तो होगा ही होगा बेटा. टेम्पररी मेथड ऑफ ब्लॉकेज तो होता ही है. फिर आती है परमानेंट ब्लॉकेज जहां पर स्पर्म कांटेक्ट तो कर ही चुका है, स्पर्म कांटेक्ट तो कर ही चुका है, राइट. स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट करता है बेटा तो आपके oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो है कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बना रही हूं बेटा, दिस इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ होता है. क्या भरा हुआ होता है, कैल्शियम भरा होता है. मैं फ्लो चार्ट नीचे लिख दूंगी. इसके अंदर कैल्शियम भरा होता है. एक स्पर्म जैसे ही बेटा oocyte की मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलता है कि भैया तुम अपने कैल्शियम आयंस को बाहर रिलीज करना चालू करो. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा कैल्शियम रिलीज होना चालू हो जाता है, कैल्शियम बाहर आना चालू हो जाता है. ये कैल्शियम आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम अंदर से बाहर रिलीज हो जाओ. ताकि क्यों बाहर रिलीज हो जाओ वो मैं आपको बताती हूँ. ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े हैं, जिनके अंदर सारा कंटेंट भरा पड़ा है, ये बेटा oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होने लगते हैं और अब फ्यूज होके बेटा अपना पूरा कंटेंट जो इनके अंदर जो भी भरा पड़ा है वो इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में रिलीज कर देते हैं. ये वाला स्पेस क्या था, ये पेरीवाइटलाइन स्पेस ही तो था. ये क्या था, ये जोना पेल्यूसिडा है
और जोना पेलिसिडा और oocyte की मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी बेटा स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है? पेरीवाइटलाइन स्पेस। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बेटा सिग्नल देता है कैल्शियम। कैल्शियम कहता है कि भाई, कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बेटा फ्यूज करवाता है, अपनी मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करवाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कराता है और कहता है तुम्हारे अंदर जितना भी कंटेंट भरा पड़ा है प्लीज उसको इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में रिलीज कर दो। अब देखो बेटा क्या होगा, मैं इस डायग्राम में दिखा रही हूँ। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बेटा अपना सारा कंटेंट क्या कर देते हैं, यहां रिलीज कर देते हैं और इस पूरे पेरीवाइटलाइन स्पेस को भर देते हैं, इस पूरे पेरीवाइटलाइन स्पेस को बेटा भर देते हैं। अगर तुम्हारा पूरा पेरीवाइटलाइन स्पेस बेटा भर गया, इसीलिए तो बोलते हैं ना, कई जगह पे तुम पढ़ते हो हार्डनिंग ऑफ जोना पेलिसिडा टेक्स प्लेस। जोना पेलिसिडा हार्ड हो जाती है और किसी स्पर्म को एंटर नहीं करने देती है। हार्डनिंग का मतलब है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जो इतना भी सामान था वो इस पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर बेटा भर जाता है और ये इसको टाइट कर देता है, इसके अंदर से अब कोई स्पर्म अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो तुमने उस रास्ते को ही, उस दरवाजे में ही पत्थर डाल दिया एक तरीके से। अगर तुम रास्ते में पत्थर डाल दोगे तो अब ये नहीं बोलना है हम पत्थरों के ऊपर से आ जाएंगे, हम प्लेन से आ जाएंगे, हम हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, हम उड़ के आ जाएंगे क्योंकि हम तो पापा के परे हैं और पापा की परियां हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये कि तुमने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जितना भी सामान था वो उस पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर बेटा भर दिया, उसको तुमने टाइटली पैक कर दिया। अब अगर उसको तुम टाइटली पैक कर दोगे, कोई और स्पर्म की बेटा इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको बेटा क्रॉस करके अंदर आ जाए। ये एक तरीके का परमानेंट ब्लॉकेज है। मेरी बात समझ आ गई? इसे एक्चुअल में बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन। अगर नहीं भी समझ आया, अभी मैं फ्लो चार्ट लिख रही हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? फ्लो चार्ट लिख रही हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक तो मैं इस कलर को चेंज करना चाहती हूँ, मैं इस कलर से लिखना चाहती हूँ। हाँ, ये कलर चेंज नहीं हुआ, दूसरा हो गया चेंज। चलो कोई नहीं, मैं लिखती हूँ बेटा। सबसे पहले क्या हुआ? एज द sperm contacts oocyte, calcium releases from SER, smooth endoplasmic reticulum. It signals the cortical granules. It signals the cortical granule to fuse with oocytes, plasma membrane. The entire content of cortical granule. The entire content of cortical granule fills the perivitaline space. No other sperm can now cross. हो गया परमानेंट मेथड ऑफ ब्लॉकेज, इसीलिए इसे परमानेंट मेथड बोला जाता है। और ये कहलाता क्या है बेटा? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन। एक बार आप एनसीईआरटी से रीड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बेटा एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है, बट आप थोड़ा बहुत बेटा यहाँ से पढ़ लोगे तो एटलीस्ट आपको में गिरने वाली थी, थोड़ा बहुत यहाँ से बेटा आप पढ़ लोगे तो आई थिंक आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं? अब हमने बेटा पॉलीस्पर्मी को रोक लिया, हमने फ्यूजन कर दिया, हमने जाइगोट बना लिया। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इम्प्लांटेशन तो शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे, बट इम्प्लांटेशन होने के लिए क्या क्या जाइगोट में चेंजेस हो रहे होते हैं थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहती हूँ। मैं बेसिकली बात करना चाहती हूँ किसकी बेटा? क्लीवेज डिविजन्स की। मैं किसकी बात करना चाहती हूँ बेटा? क्लीवेज डिविजन्स की। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लीवेज डिविजन्स। ओके, ऑल राइट बच्चों, लेट्स सी द क्लीवेज डिविजन्स। जस्ट अ मोमेंट। इसी कारण से बीच में लेक्चर को पॉज किया जाए, उसके बाद एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत होती है। चलो थोड़ा सा बेटा क्लीवेज डिवीजन्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की डिवीजन होती है, ठीक है? एक डायग्राम भी साइड में बनाती जाऊंगी, जिस डायग्राम को हमें और एक और बार बनाना है वापस से,
जब मैं एक ओवरी का डायग्राम दिखाऊंगी एनसीईआरटी में, इतना सुंदर डायग्राम है बेटा वो, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डायग्राम है, उसको भी बनाना है। लेकिन पहले थोड़ा क्लीवेज डिवीजन के बारे में समझना चालू करते हैं, ठीक है। हमने बेटा एक ऐसा जाइगोट बनाया जिसकी प्लॉइडी क्या थी 2n। आई एम सो सॉरी, ब्लेस यू मैम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोट, दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोट। इसकी प्लॉइडी क्या थी बेटा 2n, इसकी प्लॉइडी क्या थी बेटा 2n। ये सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल था जिसकी प्लॉइडी 2n थी। जब हम क्लीवेज डिवीजन को डिफाइन करते हैं ना बेटा, तो क्लीवेज एक्चुअल में एक तरीके की बहुत ही ज्यादा रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट माइटोटिक डिविजन्स होती है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस नहीं है बेटा, माइटोटिक टाइप की डिविजन्स होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। माइटोसिस में और क्लीवेज डिविजन्स में कुछ कुछ फर्क होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। होते तो ये माइटोटिक डिवीजन है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे। और किस सेल को क्या बोला जाता है, किस स्टेज को क्या बोला जाता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत ही ज्यादा रैपिड फास्ट क्लीवेज डिविजन्स, फास्ट माइटोटिक डिविजन्स को आप क्लीवेज डिविजन बोलते हैं। लेकिन ये बेटा माइटोसिस से कैसे अलग है, जब आपको मैं अभी डिवीजन करके बताऊंगी ना बेटा, तो आप देखोगे कि ओवरऑल सेल का साइज जो होता है माइटोसिस के बाद वो चेंज नहीं होता, सेल का साइज उतना ही रहता है, सेल का ओवरऑल साइज चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक सेल 2 पार्ट में, मतलब माइटोसिस से क्या होता है 1 से 2 बन रहे हैं, राइट, आपने देखा था। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, डिविजन्स तो होती हैं, 2 सेल स्टेज भी आपको दिखता है, लेकिन ओवरऑल जो सेल का साइज है ना वो सेम रहता है, लेकिन इंडिविजुअल सेल का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। आप देखो इंडिविजुअल, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे बेटा इसमें क्या हुई, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, जोना पेलिसुडा भी बाहर है, मैंने जोना पेलिसुडा दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोना पेलिसुडा है नहीं, जोना पेलिसुडा है बाहर की तरफ। फिलहाल तुम्हें ये सिंगल सेल दिख रहा है। जैसे ही इसमें पहला क्लीवेज डिवीजन होगा, तो जैसा कि मैं कह रही हूं कि सेल का साइज उतना ही है, ओवरऑल सेल का साइज, ओवरऑल स्ट्रक्चर का साइज। लेकिन सिंगल सेल जो है बेटा, उसमें इंडिविजुअल सेल, यहां पे देखो बेटा मैंने 2 डॉट क्यों दिखाए, 2 न्यूक्लियाई दिखाए हैं मैंने, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट ओवरऑल उतना ही है। इंडिविजुअल जो सेल्स हैं इन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमियर। एक से जो 2 सेल्स बने, इन 2 सेल्स को आपने क्या बोला बेटा, ब्लास्टोमियर। ये ऐसी नहीं दिखती है, ये ऐसी दिखती है, इस तरीके से जुड़ी होती है। तो 2D है तो मेरे को ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो क्लीवेज डिवीजन से आफ्टर एवरी क्लीवेज डिवीजन जो डॉटर सेल्स बनती है उनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर। इनमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है। माइटोसिस में तो ग्रोथ फेज हो रही होती है ना बेटा, G1 G2 S फेज, यहाँ पे G1 G2 फेज एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ S फेज जो होता है वो चल रहा होता है। एस फेज का मतलब क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट आपका बढ़ रहा है, डीएनए का कंटेंट आपका बढ़ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है आपका ऑलमोस्ट सेम है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ग्रोथ फेज इसमें है ही नहीं, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। और आफ्टर एवरी क्लीवेज डिवीजन जो इंडिविजुअल सेल्स बनती हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। अभी मैं लिखवा भी दूंगी। तो बेटा सिंगल सेल था, उससे 2 सेल स्टेज बना, 2 सेल स्टेज बना। इंडिविजुअल डॉटर सेल्स को आपने क्या बोला बेटा, ब्लास्टोमियर्स। और आपने ये भी बोला कि मैम G1 एंड G2 एब्सेंट, S फेज प्रेजेंट। अगर आपसे यहां पे पूछा जाए, कभी कभी पूछते बेटे, थोड़ा सा अतिरिक्त है, एम्स लेवल का जब जैसे पेपर पूछा होता था ना, एम्स टाइप का, एम्स के लेवल का, तब तो बेटा ऐसी चीजें पूछी जाती थी। अब दोनों एग्जाम मर्ज हो चुके हैं तो अलग तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। बट ये जैसे आपने बेटा सेल साइकिल पढ़ चुके हो, तो बच्चा अगर सेल साइकिल पढ़ चुका है तो उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए जो मैं पूछ रही हूँ अभी, इसको देखकर, कि अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर अपॉन बेटा साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आंसर है इंक्रीज। क्यों बेटा, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट एवरी क्लीवेज डिवीजन के बाद में इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो ना, न्यूक्लियर कंटेंट, क्योंकि एस फेज तो चल रहा है, ग्रोथ फेज नहीं है बस, तो न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, बट आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो कांस्टेंट है। न्यूक्लियर स्टो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? ये आपके क्लीवेज डिवीजन में दिखता है। ऑफ कोर्स
After every cleavage division, after every cleavage division, the daughter cells are called, the daughter cells are called blastomeres. क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर. अब बेटा देखो, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ तो 2 सेल स्टेज, मैं जोना पेलिसिडा बाद में दिखाऊंगी. अब सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होगा. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रही हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड क्लीवेज डिवीजन हुआ तो बेटा 2 से क्या हो गए? 4. थर्ड क्लीवेज डिवीजन हुआ, आपसे पूछेंगे फर्स्ट के बाद कितने, सेकंड के बाद कितने, थर्ड के बाद कितने. तो थर्ड क्लीवेज डिवीजन हुआ तो बनता है 8 सेल स्टेज. पता नहीं 8 बनेगी, कितने बने, 1 2 3 4 5 6, पर इक्वल साइज के दिखाने हैं ना. अरे भाई, अरे रबर, रबर आ गया बेटा, रबर. कितने लोग बोलते थे रबर? कई लोग बोलते हैं बेटा बड़ी मॉडर्न तरीके से इरेजर. 1 2 3 4 नहीं, 3 4 5 6 7 8. हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 सेल स्टेज, दिस इज 8 सेल स्टेज. 8 से बनता है बेटा 16 सेल स्टेज. फिर 16 से बनता है 32. अब वो यहाँ पे दिखाने की जगह नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ पहले तो आपको, ठीक है. देखो बेटा, ये 2 डायग्राम बहुत जरूरी है, और एक बारी मैं ना वो बना देती हूँ जोना पेलिसिडा, क्योंकि जोना पेलिसिडा भी गायब नहीं हुई है, जोना पेलिसिडा है. ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा. ज्यादा बड़ी जोना पेलिसिडा बन गई. ये जोना पेलिसिडा, इसमें तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बन गई. एक्चुअली ये मैंने ऊपर सेल ही बेटा इतना टेढ़ा बनाया हुआ है, इसकी गलती नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. 1 सेकंड बेटा टाइम देना, डायग्राम थोड़े ना ढंग के बनने चाहिए यार, फायदा क्या है बेटा. 1 सेकंड बस मुझे दो, ठीक है, 1 सेकंड दो बस. सेल ना दिखे, बस जोना पे से दिखे तो फिर. अरे यार, ठीक है, गॉट इट. 1 से बना 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16. इसमें बेटा 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज, और इसके अगली वाली 32 सेल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 8 से 16 जो सेल स्टेज बने बेटा, 8 सेल स्टेज को बोला जाता है अर्ली मॉर्यूला, और 16 सेल स्टेज को बोला जाता है लेट मॉर्यूला. मॉर्यूला में एक नाम बोल रही हूं, आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं उसको अगले पेज में लिखूंगी. अगले पेज का बेटा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखूंगी. मैंने एक टर्म लिखा है मॉर्यूला. मॉर्यूला वो स्टेज होती है बेटा, स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. मॉर्यूला वो स्टेज होती है जो 8 से 16 सेल स्टेज को आप बोलते हो. 8 से 16 सेल स्टेज वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? मॉर्यूला बोलते हो. इसको बोला जाता है मलबेरी लाइक. शहतूत खाया है बचपन में किसी ने? मलबेरी, मलबेरी लाइक, एंड इट इज सॉलिड. बेटा शहतूत खाया है बचपन में किसी ने? शहतूत बहुत ज्यादा बेटा, शहतूत के पेड़ तो बड़े कॉमन होते थे, हरे रंग के भी होते हैं, फिर जब वो पकने लगते हैं पहले वो लाइट पिंक कलर के होते हैं, फिर वो पक जाते हैं तो वो जामुन जैसा थोड़ा थोड़ा कलर होने लगता है, ऐसे ऐसे दिखता है बाहर से, ऐसे ऐसे टाइप का शहतूत, ऐसे ऐसे टाइप का होता है बाहर से, ऐसे ऐसे. तो शहतूत जैसा बिल्कुल दिख रहा होता है आपका मॉर्यूला. 8 वाला जो पहले बनता है उसे अर्ली मॉर्यूला बोलते हैं, 16 वाला जो बाद में बनता है उसे लेट मॉर्यूला कहते हैं. मॉर्यूला को बोला जाता है मलबेरी लाइक. ये सॉलिड बॉल होता है, इस बॉल के अंदर कोई कैविटी नहीं है बेटा, ये बिल्कुल सॉलिड है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. कैविटी किसके अंदर होती है बेटा? इसके अगला वाला जो स्टेज बनेगा जिसे ब्लास्ट्यूला बोलते हैं या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, उसका आखिरी स्ट्रक्चर मैं आज आपको बताऊंगी. फिर ये बेटा कहाँ कहाँ बनते हैं ये मैं आपको
एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगी, बहुत सुंदर सा डायग्राम है। तो अगली क्लास में जब मैं उस डायग्राम को बताऊंगी तो उसके थ्रू आपको ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और उसी दिन हम इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर इसके कोई कैविटी नहीं है, लेकिन जब इसी 16 सेल से बेटा 32 सेल वाला स्टेज बनता है जिसे हम ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बेटा कौन सा स्टेज बनता है जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। याद करो बेटा, जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो हमने बोला था कि यही ब्लास्टोसिस्ट मैं आपको बताऊंगी आगे, कि ब्लास्टोसिस्ट नाम का या ब्लास्ट्यूला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लांटेशन के लिए। जिस स्टेज में आपका डेवलपिंग जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के डेवलपिंग जो भी स्टेज है वो जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर चिपकेगा, वो स्टेज कौन सी है बेटा, वो स्टेज है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। अगर आप इसका डायग्राम देखें, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जोना पेलिसुला बना दी हमने, ठीक है, ये हम बनाते हैं एग को, अरे भाई अरे भाई हाँ, अब देखना बेटा ध्यान से, इसके अंदर कैविटी होती है। अब मैं तो बेटा 2D बना रही हूं, है तो कैसा, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो कैसा, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा है ना बेटा। इसके बाहर एक सेल लेयर होगी कंप्लीट पूरे बाहर, और एक साइड में इकट्ठी बेटा लटकी हुई एक सेल्स होगी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता लटका होता है ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी बेटा कुछ सेल्स लटकी होंगी। मैं तो बेटा आपको सेक्शन करके दिखा रही हूँ, तो इसीलिए आप एक 2D फॉर्म में देख रहे हैं। है तो ये ऐसे गोल जैसा स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ बेटा एक सेल लेयर और एक तरफ इकट्ठी एक सेल लेयर। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हेलो, इसमें आपको दिख रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर बेटा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है कैसा, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बट आपको 2D में दिखा रहे हैं, फोन आ गया था, आपको ऐसे 2D में दिखा रहे हैं इसलिए आपको एक सेक्शन दिख रहा है। तो एक बाहर की तरफ बेटा पूरी सेल लेयर है जो इसकी वॉल, बॉल के अंदर की तरफ पूरी वॉल को कवर कर रही है, और एक तरफ इकट्ठी हुई सेल्स आपको दिखती हैं जो इस तरीके से मैं बना रही हूं, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेसिकली। अब मैं आपको बताती हूँ किस चीज को क्या बोला जाता है। 32 सेल स्टेज है ये, जिसे ब्लास्ट्यूला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला बोलते हो। जो बाहर की तरफ बेटा आपको लेयर दिख रही है इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, या फिर इसे बोला जाता है बेटा ट्रोफो एक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफो एक्टोडर्म। और एक साइड में जो ये बेटा आपको सेल्स इकट्ठी हुई दिख रही हैं इसे बोला जाता है इनर सेल मास, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है ICM, या फिर इसे बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। और सेंटर में बेटा देखो, मॉर्यूला के अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, लेकिन ब्लास्ट्यूला के अंदर कैविटी दिख रही होती है। इस कैविटी की प्रेजेंस की वजह से ही इसे ब्लास्ट्यूला स्टेज बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। इस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है बेटा इसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील। पहले बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? ट्रोफोब्लास्ट के बेटा अपने फंक्शंस होते हैं और इनर सेल मास के अपने फंक्शन होते हैं। ये स्टेम सेल्स हैं, ये क्या है, स्टेम सेल्स। देखो इनका नाम क्या लिखा है, एम्ब्रियोब्लास्ट। पूरा इसी से तो बेबी बनने वाला है ना बेटा, इसी से तुम बने हो, इसी से मैं बनी हूं, इसी से सब बने हैं। पूरा का पूरा एम्ब्रियो बेटा जिस पार्ट से बना होता है वो पार्ट होता है एम्ब्रियोब्लास्ट। पूरा का पूरा एम्ब्रियो एम्ब्रियोब्लास्ट से बना होता है, ना कि ट्रोफोब्लास्ट से। फिर इसका क्या फंक्शन है बताती हूँ। एंटायर एम्ब्रियो बेटा, होल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर सेल मास, इसीलिए बेटा इसे स्टेम सेल्स, ऑफ कोर्स ये स्टेम सेल्स है ना, ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स? टोटीपोटेंट, टोटी का मतलब होता है टोटल, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। इनके पास कंप्लीट पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है कि ये आपके किसी भी पार्ट को बना सकते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो को बना सकते हैं। टोटी का मतलब टोटल, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। इनके पास कंप्लीट पोटेंशियल है कि ये आपके पूरे बेटा एम्ब्रियो को बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। पूरा का पूरा एम्ब्रियो उसी से बनता है। फिर मैम ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ट्रोफो एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट के बेटा बहुत सारे फंक्शन है। मैंने आपको बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कल की क्लास में पढ़ाया था, और मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते वक्त बोला था एक चीज याद करो
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको बनाती है? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा दो चीज प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। अगर प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन होते हैं तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। क्या ये बात सबको याद आ रही है? यस और नो? क्या सबको ये बात याद आ रही है जो मैंने बेटा पिछली क्लास में बताया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है? सिर्फ रप्चर ही नहीं कराता, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है और उसको मेंटेन भी करने के काम में आता है। लेकिन ये इसको धोखा देता है। कैसे? क्योंकि ये जो दो हार्मोन्स बनाते हैं बेटा, ये दोनों हार्मोन्स इसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं और नेगेटिव फीडबैक देके बेटा इसको खत्म कर देते हैं। राइट? नेगेटिव फीडबैक देके इसको खत्म कर देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे, जब मैंने आपको पहले भी पिछले दिन भी पढ़ाया था, तो मैंने आपसे पूछा था या मैंने आपको बताया था कि यार देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो एंड तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो लास्ट तक आते आते साइकिल के कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप खत्म हो जाता है 14 दिन के बाद, क्योंकि ये दो हार्मोन्स मिलके बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। मेरा सवाल ये था कि यार प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में बेटा एंडोमेट्रियम टूटती थोड़ी है। प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन थ्रू आउट हाई रहते हैं। एंडोमेट्रियम, अरे यार बेटा एक तो मैं परेशान हो जाऊंगी इन कॉल से यार। हाँ, तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है बेटा कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा प्रेगनेंसी में ऐसा थोड़ी है कि ये दो हार्मोन्स नहीं रहेंगे। प्रेगनेंसी में भी तो ये दो हार्मोन्स हाई रहते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी तो ये दो हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे रहे होंगे। और अगर ये इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे होंगे तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाना चाहिए। आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो? जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड तक आते आते लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम डेड हो जाता है। क्यों डेड होता है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से ये जो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स मैम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम ये भी बोलते हैं कि यार अगर प्रेगनेंसी बाय चांस हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन्ड रहता है। लेकिन अगर मैम कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है तो प्रेगनेंसी में भी तो वो ये दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। तो क्या उस केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो मैम फिर अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डेड हो जाना चाहिए। फिर मैम वो कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा क्यों रहता है? आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए। आंसर ये है कि बेटा ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे बोला जाता है HCG। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG। समझ पा रहे हो मेरी बात? HCG। या आपको मैं प्लेसेंटा पढ़ाते वक्त भी बताऊंगी, क्योंकि बेटा ट्रोफोब्लास्ट ना प्लेसेंटा का एक पार्ट बनाता है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। अभी मैं लिखवा दूंगी, समझाऊंगी प्लेसेंटा पढ़ाते वक्त। ये HCG सिक्रीट करता है। आप बोलोगे मैम इसका क्या रिलेशन है? HCG का काम होता है एक्ट लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला एक दूसरा हार्मोन आ जाता है। भले ही इससे रिलीज होने वाले प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे दें और उसके अमाउंट को ना बढ़ने दे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि अब हमारे पास बेटा एक ऐसा हार्मोन आ चुका है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन को बिल्कुल कॉपी कर सकता है, एंड दैट हार्मोन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। प्रेगनेंसी में यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा है, ये बिल्कुल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जैसा एक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। समझ गए बेटा? इसके अलावा इसका काम होता है, इट फॉर्म्स फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जब मैं आपको प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी बेटा तो आप देखोगे प्लेसेंटा को बनाने के लिए मदर के कुछ पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन होता है और डेवलपिंग बेबी, ये डेवलपिंग बेबी तो है, आगे जाके बेबी तो बनाएगा बेटा, बेबू बोल रही हूँ, बेबी बाबू व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो है बेटा पार्ट जिससे आगे जाके बेबी बनेगा, इनमें से जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है बेटा वो बेबी के प्लेसेंटा के, मतलब ये प्लेसेंटा का एक पार्ट बनाएंगी जिसे बोलते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। लास्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, कहीं कहीं पे आप एक वर्ड पढ़ोगे सेल्स ऑफ रॉबर। तो बेटा यहाँ आपको दिख रहा है ये इनर सेल मास और ये आपको दिख रहा है बेटा ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। तो कुछ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जिन्हें मैं शेड कर रही हूँ,
कुछ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं, उन सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट के स्पेसिफिकली बोला जाता है सेल्स ऑफ रॉबर. What are cells of robber? The cells of trophoblast which are in contact with the inner cell mass. That's it. ठीक है, इसकी इम्प्लांटेशन कैसे होती है हम अगले दिन पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, these are cells of robber. These are cells of robber. What are cells of robber? Cells of trophoblast. Cells of trophoblast in contact with inner cell mass. In contact with inner cell mass. ठीक है, आई होप कि तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और बेटा अगले दिन में ट्रस्ट मी हम इसी के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे. रिवीजन मतलब वो एक्चुअली एक डायग्राम ऐसा बताना है जिसमें यही डायग्राम वापस से रिपीट होंगे. बहुत कम बेटा इस चैप्टर के टॉपिक्स बचे हुए हैं. ठीक है, तो जरूर मुझे कॉमेंट्स में बताना इफ यू एंजॉयड दिस सेशन. एक छोटा सा गाना आपको सुना देती हूँ और उसके बाद हम टाटा बाय बाय करते हैं और अगले दिन बेटा इम्प्लांटेशन से पढ़ना चालू करते हैं. ठीक है, एक छोटा सा गाना मैं आप लोगों को सुना के थैंक यू करती हूँ आप लोगों को. ठीक है, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पर. एक सेकेंड, दरवाजा बंद कर लिया जाए बेटा कि कोई, अरे यार लॉक ही नहीं लगता है बेटा. कोई बात नहीं, शर्म आ जाती है कोई एंटर कर जाएगा. गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में. आगे सुर बहुत ऊंचा है. तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. तो पढ़ाई करते रहे. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. Thank you very much for attending the session. Do let me know in the comment section if you enjoyed it and we'll see you in the next class. Thank you. Bye-bye.